हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको व्हाइट बोर्ड में दिख नहीं रहा तो कुछ भी टेंशन मत लो, आपको हमेशा की तरह नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आज का लेक्चर रहने वाला है, इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी के 15 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, लेकिन आज और उसके बाद एक दो दिन जो लेक्चर हमारे रहने वाले हैं, सबसे ज़रूरी लेक्चर आपके ये 2-3 रहने वाले हैं। पूरी पॉलिटी छोड़ दो, लेकिन ये जो 2-3 चैप्टर आपके सामने आने वाले हैं, आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इन चैप्टर से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। आज की इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, इंडियन पॉलिटी में कई सारे पार्ट्स पढ़े थे, हम कई सारे पार्ट्स को कवर भी कर चुके, जैसे फंडामेंटल राइट्स कवर कर लिए थे, एमरजेंसी प्रोविजंस, इस तरह के कई सारे पार्ट्स हम कवर भी कर चुके थे, कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड भी समझ चुके थे। आज जो हमारे इंडियन पॉलिटी का पार्ट 5 है, जिसमें यूनियन आता है, इस यूनियन को कवर करने जा रहे हैं। जब हम यूनियन की बात करते हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम प्रेसिडेंट के बारे में समझेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में समझेंगे, और बाकी कल हम पार्लियामेंट, कैग वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह या सुप्रीम कोर्ट वगैरह वो कवर कर लेंगे। फिर हम आगे स्टेट का लेजिस्लेचर, मतलब एक आज का लेक्चर लगेगा, इसके बाद 2 लेक्चर और लगेंगे। आपका ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट से लेकर स्टेट का लेजिस्लेचर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये 3 लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद जो पॉलिटिकल सिलेबस रह जाएगा एसआई का, वो बहुत ही मतलब बेसिक रहने वाला है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो सबसे लेंथी पार्ट था वो आपका आज से 2 से 3 दिन में खत्म होने जा रहा है। स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की। जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल है वो हमारा 52 से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे आपको शॉर्ट में बताऊं, 52 जो आर्टिकल हमारे पास प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, 53 जो आर्टिकल रहेगा वो उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बताएगा। ये सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा नोट्स में, ठीक है। 53 आपको बता दिया, फिर 54 आपको इलेक्शंस के बारे में बताएगा, 55 बताएगा इलेक्शंस होंगे कैसे, फिर 56 के बारे में टर्म के बारे में लिखा हुआ है, समझ गए। फिर 57 री इलेक्शन कैसे होगा, 58 में क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, 59 में कंडीशंस बताई गई हैं, 60 में ओथ वगैरह। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको लिस्ट मिल जाएगी। हम फिलहाल बाकी पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल्स तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो वैसे कवर कर लोगे। हम आगे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट की बात करेंगे। स्टेट हम पढ़ चुके थे पहले पॉलिटी में, तो पूरे स्टेट की जब हम बात करते हैं, उसके जो सबसे बड़े हेड होंगे वो कौन होंगे, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट जो है वो हेड रहते हैं उसके। प्रेसिडेंट हेड होने के साथ साथ हमारे इंडिया की बात करेंगे, जो पहले सिटीजन होंगे इंडिया के, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट होंगे वही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, इसमें कुछ समझने में ज़्यादा है नहीं है। आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें अगर प्रेसिडेंट की, तो देखो कई सारे क्राइटेरिया यहाँ पे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात करें, पहले वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, एक ये कंडीशन है। और कंडीशंस देखेंगे, कम से कम एज उनकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। कम से कम एज कितनी होनी चाहिए उनकी, 35 साल की कम से कम एज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 25 साल के 30 साल के तो आप बोलोगे मुझे प्रेसिडेंट बनना है, तो आपको वैसे ही बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अपनी एज ही 35 साल नहीं है। आगे चलते हैं। वो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। लोकसभा मतलब हम कल के लेक्चर में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कानून बनाने का काम करते हैं, एक तरह से कह सकते हो। उनके अंदर 2 तरह के हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस। जो लोअर हाउस है, लोकसभा है, अगर हम उसकी बात करेंगे, उसका मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये किसी और काम वगैरह में नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई और काम काज ना करे होने चाहिए। इसको समझने का बेस्ट तरीका आपको एक एग्जांपल लेके करवाऊंगा, हालांकि आगे हम और जब हम आगे पढ़ा करेंगे और इसके बारे में डिस्कशन किया करेंगे, बट शॉर्ट में आपको समझा दूं। इसमें कई तरह के डाउट भी रहते हैं। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना हो किसी को, तो वो यही समझ सकता है कि अगर ये प्रेसिडेंट है तो इनकी कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए, कोई और सरकारी नौकरी ना कर रहे हो, इस तरह की बातें वहां पर करी जाती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी के भी, हम प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, काउंसिल मिनिस्टर की बात करेंगे, सबके टाइम पे देखने को मिलता है। मान के चलो हमने वही पार्लियामेंट की बात कर ली, पार्लियामेंट में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मान के चलो कि राज्यसभा में क्या हो गया, राज्यसभा में कुछ मेंबर ऐसे हो गए, जैसे अगर राज्यसभा में मेंबर मान के चलो कुछ ऐसे मेंबर हैं जो क्या कर रहे हैं, जो किसी सरकारी नौकरी में और उलझे हुए हैं, मतलब वो राज्यसभा के तो मेंबर है ही हैं,
वो एक ऐसा काम भी कर रहे हैं, कोई अलग से कोई सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उनको तनख्वाह जो है, सैलरी जो है सरकार की तरफ से मिल रही है। समझ गए, इनको सरकार की तरफ से कोई सैलरी वगैरह मिल रही है। अगर इसका मतलब ये होता है अगर वो सरकार की तरफ से सैलरी मिल रही है, अगर आने वाले टाइम पे क्या होता है, सरकार को वहाँ पे बिल वगैरह पेश करती है कि हमें ये बिल वगैरह पास करवाना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो मेंबर सरकारी नौकरी कर रहे हैं किसी और तरह की या किसी और तरीके से सरकार से बेनिफिट ले रहे हैं, तो जब सरकार को बिल पास करवाना हो कोई भी, तो जो ये वाले मेंबर्स थे ये आराम से सरकार को सपोर्ट करेंगे और वो बिल आराम से पास हो जाएगा, चाहे वो बिल कितना भी बेकार क्यों ना हो। समझ गए, इसीलिए नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का टर्म यहाँ पे यूज करी जाती है कि मतलब ये कोई और बेनिफिट ना ले रहे हो, ताकि ये इंडिपेंडेंट होकर डिसीजंस वगैरह ले सकें। इतना आपको समझ आ रहा होगा। अगर अभी कंफ्यूजन क्रिएट है तो सिर्फ इतनी बात समझ जाओ, नो ऑफिस का प्रॉफिट का मतलब है ये कोई और काम ना कर रहे हो, ये कंडीशन मान के चलना। ये इनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह आ जाती हैं। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सैलरी वगैरह की। तो सैलरी यहाँ पर जो पहले अलग हुआ करती थी, अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन है बुक वगैरह के, कोई पुरानी बुक्स वगैरह हैं तो वहाँ पे सैलरी अलग मेंशन करी होगी, लेकिन 2018 में चेंजेस करे गए थे। 2018 के बाद अब इनको सैलरी हो गई है वो 5 लाख रुपए पर मंथ हो गए, एक महीने का 5 लाख रुपए इनको एज अ सैलरी वहाँ पर मिलती है। और इसी सैलरी के साथ साथ अगर मैं आगे बात करूँ यहाँ पर, जैसे मान के चलो इनको 5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, ठीक है, अगर ये रिटायर हो जाते हैं, मान के चलो इनका टर्म खत्म हो गया, रिटायर हो गए, उसके बाद इनका क्या होता है, उसके बाद भी बताया गया है जो इनको सैलरी मिल रही है उसका 50% जो है वो उस टाइम उनको एज ए पेंशन मिलेगा। समझ गए, आप भी मान के चलो प्रेसिडेंट हो, आपको भी 5 लाख रुपए पर महीना मिल रहा है, ठीक है, आप जैसे ही रिटायर हो जाते हो उसके बाद क्या है, क्योंकि आपको तो पहले कहा था नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना नहीं चाहिए, आपको पहले कोई काम तो था नहीं, आपको पेंशन तो थी नहीं, आपको पेंशन यहाँ से मिलेगी, लेकिन कितनी पेंशन मिलेगी, जितनी आपके जो प्रेसिडेंट थे उतनी आपको सैलरी मिल रही थी, उसका 50% कर लो, उसकी आधी तनख्वाह जो है वो आपको एज ए पेंशन के तौर पे मिलने वाली है। इसके साथ साथ आपको साल के जो अलाउंसेस वगैरह भी मिलने वाले हैं। जब आप प्रेसिडेंट हो तो आपको 5 लाख रुपए तो मिल रहा है, बाकी साल का 1 लाख रुपए आपको अलाउंस अलग, जैसे फोन का खर्चा हो गया, गाड़ी का, इस तरह से करके 1 लाख रुपए साल का अलग से मिल जाता है। और रिटायर हो गए हो तो वही आपको अलग से मिलता रहेगा। और अगर मान के जो भी प्रेसिडेंट अगर उनकी डेथ हो जाती है, अगर वो प्रेसिडेंट मेल है तो उनकी वाइफ को पेंशन मिलेगी, अगर वो प्रेसिडेंट फीमेल थे तो उनके हस्बैंड को पेंशन मिलती जाएगी। तो उनके जो स्पाउस की बात करेंगे उनको कितनी पेंशन मिलने वाली है, जो एक रिटायर्ड अगर प्रेसिडेंट को पेंशन मिलनी थी ना उसका भी 50% कर लो, मतलब अगर प्रेसिडेंट खुद रिटायर हो गए उनको 50% पेंशन मिलेगी, जो उनकी सैलरी थी उसकी 50% पेंशन मिलेगी, लेकिन प्रेसिडेंट की डेथ होगी रिटायर होने के बाद, उनका जो भी वाइफ या हस्बैंड जो भी होंगे उनको उनकी पेंशन का 50% मिलता रहेगा। इतना क्लियर हो गया। बाकी 20,000 पर जो साल की बात करेंगे तो बाकी खर्चे वगैरह मिलते हैं उसके लिए मिलते रहेंगे। ये बेसिक सी कंडीशन है, वहाँ पे नोट्स में लिखा भी हुआ है, आप आराम से कवर कर लोगे, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ओथ की बात करते हैं। अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, अब वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, शपथ तो सबको लेनी पड़ती है ना, शपथ यानी कि ओथ की बात करेंगे। इनको ओथ कौन दिलवाता है, शपथ कौन दिलवाता है, तो हमारे कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सबसे बड़े जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो इनको ओथ करवाएंगे, वो इनको शपथ दिलाएंगे। समझ गए, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएंगे, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो शपथ दिलाएंगे। और अगर किसी रीजन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो शपथ दिलाएंगे। इन केस अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पर नहीं रहते हैं, कुछ भी हो सकता है किसी भी रीजन की वजह से, तो आगे शपथ कौन दिलाएगा, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, इस तरह से करके वो आगे इनको शपथ वगैरह दिलाएंगे। तो ओथ का सिस्टम भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इनको रिजाइन करना होगा, रेजिग्नेशन देना होगा, तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। और वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहले काम क्या करेंगे, वहां के पार्लियामेंट में जाके इन्फॉर्म करेंगे कि प्रेसिडेंट रिजाइन करने वाले हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपेंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट को सौंपेंगे। ये कंडीशन भी क्लियर होगी, शपथ कौन दिलाएगा, और अगर रिजाइन करना हो तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, वो भी आपको क्लियर हो गया। टर्म कितनी रहती है इनकी टर्म जो है 5 साल रहती है। अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो प्रेसिडेंट कितनी देर के लिए चुने जाते हैं, वो 5 साल के लिए अपॉइंट रहते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं प्रेसिडेंट हम। हालांकि इनका इलेक्शन कैसा था मैं वो अभी हम समझेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन टर्म कितनी रहती है, 5 साल की रहती है। इतना आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ तक किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक क्लियर चल रहा है। अब आते हैं इम्पीचमेंट।
इम्पीचमेंट का मतलब क्या है? अगर संविधान की बात करें, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये वायलेशन कर बैठते हैं किसी भी वजह से, तो क्या इनको हटाना ज़रूरी नहीं बन जाएगा? बिल्कुल ज़रूरी बन जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं तो इनको प्रेसिडेंट के पोजीशन से कैसे हटाया जाएगा, उसका एक तरीका है। वो तरीका इम्पीचमेंट में आता है, वो हम समझ लेंगे। इम्पीचमेंट का आर्टिकल 61 है। आर्टिकल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह से, जैसे 52 में क्या है, 53 में क्या है, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा नोट्स में। अपने याद आराम से कर लेना है, कोई डिफिकल्टी वगैरह पे नहीं रहने वाली है। अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस देखो क्या है इम्पीचमेंट का, कि कोई भी हाउस, जैसे पार्लियामेंट की बात करेंगे, लोकसभा है, राज्यसभा है, अगर किसी भी हाउस को लगता है, एक सेकंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पे लाइट का इशू हो गया था, एक्चुअली में लाइट बंद हो गई है, तो भी लाइट में थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे पता है इस जो एरिया में आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे तब तक शायद से लाइट का इशू सॉल्व हो जाएगा। अब हम इस पोर्शन को कवर कर रहे हैं, तब तक हम इस पोर्शन को कवर करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है? थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना। हम यहाँ पे पढ़ रहे थे इसके बारे में, वैकेंसी के बारे में। अच्छा, हम इम्पीचमेंट के बारे में देख रहे थे, इम्पीचमेंट का तरीका क्या है। देखो पार्लियामेंट की बात करें, दो तरह के हाउस हैं, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। अगर लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस को अगर लगता है कि हाँ इन्होंने वॉयलेशन करा है संविधान का, अब ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि किसी को भी लगेगा इनको हटाना है तो वो हटा देंगे आराम से। एक रिस्पेक्टेड पोजीशन है, एक तरीका होना चाहिए, एक प्रूफ भी होना चाहिए कि हाँ इन्होंने वॉयलेशन वगैरह करा है। तो उसके लिए क्या करा गया, पार्लियामेंट की बात करें, इसमें लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है। अगर लोकसभा वालों को लगता है कि इम्पीचमेंट वो वॉयलेशन वगैरह हुए, राज्यसभा वालों को लगा है, तो कोई भी हाउस जो है वो ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को हटाने का अपनी पोजीशन से। तो किसी भी हाउस ने इसको स्टार्ट कर देना है, समझ गए? मान के चलो लोकसभा को लगता है कि हाँ इन्होंने गलत कर दिया है, तो लोकसभा वाले जो है वो क्या करेंगे, अब यहाँ पर वो सब कुछ बताया हुआ है। वहां के जो 1/4 मेंबर हैं, उस हाउस के जो 1/4 ऑफ मेंबर हैं, वो एक रिटर्न में साइन करेंगे कि हाँ वायलेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, इन्हें बाहर निकालना देना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मान के चलो 40 मेंबर हैं लोकसभा में, मान के चलो, इसका 1/4 कर लो, इंटू 1/4 कर लो, कट के 10 आंसर आ जाएगा। मतलब कम से कम 10 बंदे जो हैं वो साइन करेंगे, रिटर्न में लिखा होगा वहां पे साइन करेंगे, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन वगैरह हुआ है, तो वहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा प्रेसिडेंट को हटाने का, समझ गए? तो 1/4 मेंबर्स, टोटल मेंबर्स ने साइन कर लिया। अब ये जो है ये सब साइन कर लेना, ये बात प्रेसिडेंट तक भी पहुंचाने, इनको 14 डेज का नोटिस देना है कि आपको हम बाहर निकालने वाले हैं, 14 डेज का आपके पास टाइम है, समझ गए हो? क्योंकि लोकसभा ने काम कर दिया, 1/4 मेंबर्स ने इस तरह से कर दिया। अब ये करने के बाद वो क्या करते हैं, अपने लोकसभा में ही क्या करेंगे, जितने भी मेंबर थे लोकसभा के उसके 2/3 मेंबर, अगर 40 मेंबर ही थे तो उसके 2/3 मेंबर्स जो है जितना भी करके आएगा, अगर ये सारे मेंबर आगे फिर से उस प्रोसीजर पे काम करेंगे, ये वोटिंग करेंगे, अगर उस वोटिंग में मेजॉरिटी में यानी कि 2/3 मेंबर जो हैं वो वोट करते कि हाँ इन्होंने गलत काम कर रहा है, फिर इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए दूसरे हाउस यानी कि राज्यसभा में भेजा जाएगा। पहला तरीका क्या है, पहले कि ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए उस हाउस के 1/4 मेंबर साइन करेंगे, रिटर्न में लिखेंगे, साइन करेंगे हाँ वायलेशन हुआ है, वहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा। जिस हाउस ने बोला ना, जिस हाउस के 1/4 मेंबर ने साइन करे कि हाँ वायलेशन हुआ है, अभी उस पर वोटिंग करवाई जाएगी। उसी हाउस के 2/3 मेंबर, जितना जो भी होंगे 2/3 मेंबर अगर वोटिंग करते कि हाँ वायलेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका मतलब कि उस हाउस से ये पास होगा कि हाँ इन्होंने वायलेशन करा है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, यानी कि लोकसभा ने पहले ये काम कर लिया था, अब वो राज्यसभा के पास जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन बीच में 14 डेज का नोटिस मिला हुआ प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या है उस नोटिस के बाद राज्यसभा में जा सकते हैं, वहां पे जाके बता सकते हैं इनको गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, अपनी तरफ से जो बोलना चाहते हैं वहां पे जाके रख सकते हैं। अगर उनकी बात सुनने के बाद, स्टडी करने के बाद अगर राज्यसभा के मेंबर्स को लगेगा नहीं प्रेसिडेंट ठीक है, कोई गलती वगैरह नहीं हुई है, वो उस रिजोल्यूशन को पास ही नहीं करेंगे और प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन में बने रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट को मना नहीं पाएंगे या साबित नहीं कर पाएंगे, तो राज्यसभा में जब वोटिंग होगी, अगर राज्यसभा के भी 2/3 मेंबर वोट कर जाता है कि हाँ इन्होंने गलत करा है, तो अब प्रेसिडेंट को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन एक प्रोसीजर बनाया हुआ है इम्पीचमेंट का, समझ गए? कोई भी हाउस एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन पूछा सकता है कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस कौन स्टार्ट करेगा, कितने मेंबर्स को साइन करना होगा स्टार्टिंग में, और कितने मेंबर्स को अगर पास करवाने के लिए कितने मेंबर साइन करना पड़ेगा, 2/3 1/4, ये सब कुछ याद कर लेना। इतनी कंडीशन आपको समझ आ गई है। हम आगे बात करेंगे जो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होगा, जैसे मान के चलो कि इन्वेस्टिगेटिंग हाउस राज्यसभा है, पहले हाउस ने क्लियर कर दिया, लोकसभा ने 1/4 ने साइन करा था कि हाँ गलती करी है, उन्होंने पास भी कर दिया। आगे जब राज्यसभा में गया, जब 2/3 मेंबर्स ने वोटिंग करनी है, वहां पे इन्वेस्टिंग हाउस में क्या करेंगे, जो नॉमिनेट मेंबर्स होंगे वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये मैं क्यों लाइन बता रहा हूं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होता है इसीलिए।
देखो होता क्या, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे ना, तो इलेक्शन में नॉमिनेट मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। नॉमिनेट मेंबर मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ लोगों को चुन के भेजते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में। उनको लगता है कि वो इलेक्टेड वगैरह नहीं होते, उनको डायरेक्ट राज्यसभा में भेजा जाता है। जैसे फील्ड है कोई, जैसे मान के चलो कि स्पोर्ट्स की फील्ड है, कल्चर की फील्ड है, कि इन पोजीशंस को भी देखना है, इन फील्ड्स का भी ध्यान रखना है, तो इस फील्ड में ये अच्छा काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में ये प्लेयर अच्छा काम कर रहे हैं, इनको हम वहां पे भेज देते हैं, ये वहां पे सब कुछ संभालेंगे। समझ आ रहा है? एक सेकंड रुकना। तो इस तरह से करके वहां पे प्लेयर्स को चुना जाता है, वहां पे राज्यसभा में भेजा जाता है कि ये प्लेयर्स हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इनको राज्यसभा में भेजते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट वहां पे कुछ लोगों को नॉमिनेट करके भेजते हैं। जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं ना, तो उन इलेक्शंस पे वो नॉमिनेटेड पर्सन जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन जब इंपीचमेंट की बारी आती है, इंपीचमेंट के टाइम पे वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो वोटिंग के टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं करते। उनको अगर बाहर निकालना होगा तो वो वोट कर सकते हैं। ये बात याद रखना। आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा होगा, जब हम इलेक्शनल मेथड करवाएंगे तब मैं वापस करवा दूंगा। एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज करवा दूं, क्योंकि लाइट की वजह से मुझे लगता है आपको डिस्टर्बेंस हुई होगी। शॉर्ट में सब कुछ मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे पहले आपको मैंने कहा प्रेसिडेंट के बारे में क्या कहा कि हेड ऑफ द स्टेट के पहले सिटीजन भी होते हैं इंडिया के। अगर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन का, सिटीजन होने चाहिए, कम से कम 35 साल उम्र होने चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। फिर सैलरी आपको बताई कि 5 लाख रुपए महीना इनको सैलरी मिलती है। अगर ओथ की बारी है कि शपथ दिलाने होगी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाएंगे, अगर वो नहीं होंगे तो सीनियर मोस्ट जज आ जाएंगे। अगर रिजाइन करना हो तो किसके पास जाएंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। और नॉर्मल वेज में टर्म 5 साल की रहती है, लेकिन अगर कुछ गलत करेंगे तो इंपीचमेंट के थ्रू उनको बाहर भी निकाला जा सकता है। इंपीचमेंट का प्रोसेस क्या बताया, कोई भी हाउस ये काम स्टार्ट कर सकता है, लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी ये हाउस स्टार्ट कर सकता है। बस कंडीशन ये कि उस हाउस के पहले 1/4 मेंबर रिटर्न में साइन करेंगे, लिख के साइन करेंगे हाँ इन्होंने गलत काम कर, हमने बाहर निकालना है। फिर 14 डेज का नोटिस प्रोवाइड करा जाएगा प्रेसिडेंट को। और इसी के साथ जिस हाउस के 1/4 मेंबर्स ने साइन करा था ना प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, उसी हाउस के 2/3 मेंबर्स को वोट करके बताना होगा कि हाँ हम इस बिल को क्या मतलब इस चीज को पास करता है कि इन्होंने गलत काम करा है, और आगे इसको इन्वेस्टिगेशन को दूसरे हाउस में भेजते हैं। और अगर दूसरे हाउस वाले भी 2/3 मेजोरिटी से पास कर जाते हैं, इसका मतलब प्रेसिडेंट को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। यहां तक आपको रिवाइज करवा दिया, समझा भी दिया है। वैकेंसी की बात करेंगे, नॉर्मली आपको मैंने बताया यहाँ पे 5 टर्म्स के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे टर्म 5 साल की होती है इनकी, ठीक है। वैकेंसी के बारे में आपको बता चुका, वैकेंसी का सिस्टम है। इनकी वैकेंसी इस प्रेसिडेंट की पोस्ट में जो वैकेंसी है वो कैसे आ सकती है। देखो, एक हो सकता है उनकी डेथ हो जाएगी, समझियो। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट की डेथ हो जाएगी। अगर डेथ कंटिन्यू करते हैं, लाइट के बारे में प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, बताया किसी भी तरह से वैकेंसी वहाँ पे खाली हो सकती है। देखो, डेथ भी हो सकती है उनकी, वो रिजाइन भी कर सकते हैं, इम्पीचमेंट का प्रोसेस आपको बता दिया, वो सब कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। सिंपल सबसे पहला फंडा ये है कि अगर यहाँ पे बात करें उनकी टर्म एक्सपायर होने जा रही है, मान के चलो लगता है कि हाँ प्रेसिडेंट सब कुछ ओके है, 5 साल के पूरे होने वाले हैं, तो जो 5 साल की टर्म है वो टर्म पूरे होने से पहले ही इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, ताकि वैकेंसी वहां पे बचे ही ना। समझियो, मान के चलो कि उनको इलेक्शन को 5 साल पूरे होने वाले हैं, वे पहले ही इलेक्शन करवा देने, ताकि उनकी टर्म खत्म होने से पहले नया प्रेसिडेंट हमारे सामने आ जाए। इतनी कंडीशन हमको फुलफिल होगी, समझ आ गया है। लेकिन बाकी केसेस की बात करेंगे, जैसे डेथ हो गई या रेजिग्नेशन वगैरह हो गया या इम्पीचमेंट वगैरह हो गया, ऐसे केसेस में क्या होगा, जो हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आज हाँ एक चीज हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि कभी प्रेसिडेंट जो है सब कुछ ओके है, वो 5 साल तक रह चुके हैं, तो उनके 5 साल से ज्यादा भी वो वहां पे अपनी पोजीशन पे रह सकते हैं? कैसे पॉसिबल है? अगर डेथ भी नहीं हुई है, रिजाइन भी नहीं दिया है, इम्पीचमेंट वगैरह भी नहीं हुआ है, तो उनकी टर्म 5 साल है, क्या वो बढ़ सकती है? हाँ बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो इलेक्शन करवाने वो एक्सपायरी टर्म से पहले पहले करवाने हैं। इन केस वो इलेक्शन पॉसिबल किसी वजह से इलेक्शन नहीं हो पाते हैं, तो उस टाइम पीरियड पर क्या होगा, आने वाले टाइम पे भी कुछ टाइम पीरियड के जब तक इलेक्शन ना होते वही प्रेसिडेंट बने रहेंगे। जो पहले प्रेसिडेंट थे वही आगे एज ए प्रेसिडेंट बने रहेंगे। लेकिन अगर डेथ हो जाती है, रिजाइन करते हैं, इम्पीचमेंट वगैरह हो जाता है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है कंट्री के, वो प्रेसिडेंट की तरह काम करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी वहां पर अवेलेबल नहीं रहेंगे या वो भी रिजाइन दे देंगे, तो ऐसे केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। और बाय चांस अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो एज ए प्रेसिडेंट वहां पे एक्ट करेंगे। एक बार फिर से समझा दूं,
अगर वैसे टर्म एक्सपायर होने वाली है, 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो वो टर्म पूरे होने से पहले पहले इलेक्शन करवा देने ताकि वो सीट वैकेंट ना हो। लेकिन अगर डेथ हो जाती है, रिजाइन दे देते हैं, इंपीचमेंट हो जाती है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे आगे वो आ जाएंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो आ जाएंगे वहां पे। लेकिन उनके होते होते क्या होगा, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देने। समझ गए, जैसे वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर नए प्रेसिडेंट हमारे पास आ जाने चाहिए, इलेक्शन हो जाने चाहिए। इतनी सारी कंडीशन आपको समझ आ गए हैं, यहाँ पे किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। अब हम बात करते हैं, हाँ ऐसा एक बार हुआ भी था, जाकिर हुसैन की बात करेंगे। एक बार जाकिर हुसैन में पोजीशन पे थे, ऑफिस में थे, उनकी डेथ हो गई। ऑफिस में थे इसका मतलब नहीं कि ऑफिस में बैठे हुए थे, मतलब कहने का ये है कि वो प्रेसिडेंट की पोजीशन पर थे और इन ऑफिस उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे केस में जो वीवी गिरी थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वीवी गिरी को एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करना था, लेकिन वीवी गिरी ने भी रिजाइन दे दिया। अब जब वीवी गिरी ने भी रिजाइन दे दिया था तो वहां पर जस्टिस एम हिद्दतुल्लाह जो थे वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे थे। और इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया कि ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने एक्ट करा था प्रेसिडेंट की तरह वो कौन थे, एम हिद्दतुल्लाह, जस्टिस एम हिद्दतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन्होंने प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करा था। समझ गए हो, ये 1969 की बात है, ये भी याद रख लेना। ये सारा आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शन किस तरह से होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन आते हैं, अपने अच्छे से समझना है ताकि आपको इलेक्शन कवर हो जाए। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है 54 आर्टिकल है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, जैसे हम अपने स्टेट में या यूटी की बात करेंगे तो या स्टेट की बात कर लो, हम अपने चीफ मिनिस्टर को डायरेक्ट, जैसे मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं ना, यानी कि हम डायरेक्ट वोट जाके करते हैं। तो क्या कभी ऐसा हो क्या, आप बोलते हो प्रेसिडेंट के लिए वोट करने जाना है, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसका मतलब प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली नहीं इलेक्ट करते हैं, हमने जिनको इलेक्ट करा है वो आगे जाके तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं। मतलब आप जो हो, आप इनको सिलेक्ट कर रहे हो, ये 4 बंदे हैं, 3 बंदे, आप इनको वोटिंग करके इनमें से किसी एक को इलेक्ट कर रहे हो। आपने मेजोरिटी में जो लोग हैं जम्मू कश्मीर वाले, उन्होंने इनको चुन लिया मान के चलो। अब आपने जिनको चुना आगे वो जाके वोटिंग करेंगे कि इन दोनों में से प्रेसिडेंट कौन बनेगा। समझ गए हो, इसका मतलब आप डायरेक्टली तो इलेक्ट नहीं कर रहे हो लेकिन इनके थ्रू इलेक्ट करवा रहे हो, इसका मतलब आप इनडायरेक्ट वे में प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हो। समझ गए हो, तो इनका मेथड कैसा होता है इलेक्शन का, इनडायरेक्टली ये इलेक्ट करे जाते हैं। क्लियर हो गया, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। भाई इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इसमें क्या क्या आता है वो समझो। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या आ जाएगा, फिर से हम बात करते हैं, यानी कि इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, यहाँ पर वो बात करे जा रही है। इलेक्टोरल कॉलेज को ऐसे समझ के चलो कि मान के चलो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पार्लियामेंट है, इसमें लोकसभा भी है, इसमें राज्यसभा भी है, ठीक है। इनके प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, यानी कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आएगा, लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर होंगे। नॉमिनेटेड की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि मैंने आपको कहा ना कुछ पर्सन को प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नॉमिनेट करके भेजते हैं, यानी कि यहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लोकसभा के, साथ ही साथ जो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। समझ गए हो, इनको पार्टिसिपेट करने के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां के जो एमएलए वगैरह हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, वहां के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और यूटीज की बात करें, यूटी में जैसे दिल्ली की बात करो, पुडुचेरी की बात करो, अब हमारा जम्मू कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर की बात कर लो, यहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो जाके तो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये सभी आ जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज में। समझ गए। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है कई बच्चों को, लेकिन एक बात का ध्यान रखना वहां से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट की बात करेंगे, पार्लियामेंट में ऑल मेंबर्स, सभी के सभी मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट जो है ऐसे लिमिट नहीं है कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही बार इलेक्ट होंगे, मतलब एक ही बार खड़े हो सकते हैं, वो दूसरी बार भी खड़े हो सकते हैं, तीसरी बार भी खड़े हो सकते हैं, चौथी बार भी खड़े हो सकते हैं, प्रेसिडेंट बार बार खड़े हो सकते हैं अपनी सीट के लिए। समझ गए, इलेक्शन के लिए वो बार बार खड़े हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हम पोजीशन देते हैं, यहाँ पे जो नॉमिनेट मेंबर हैं या फिर यहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, समझ गए, फिर यहाँ पे जो नॉमिनेट मेंबर हैं इनको छोड़ दो, यहाँ एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं अगर इनको भी हम हक देते हैं कि आप भी क्या करो, आप भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, अगर हम इनको भी ये हक देते हैं
तो मान के चलो इस बार क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने अपनी तरफ से यहाँ पे बंदे नॉमिनेट कर दिए, यहाँ पे भी नॉमिनेट कर दिए, अगली बार वही प्रेसिडेंट फिर से खड़े हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो नॉमिनेट पर्सन जिनको प्रेसिडेंट वहां पे, जिनको प्रेसिडेंट ने वहां तक पहुंचाया है, तो अगली बार वो सीधी सी बात है वो प्रेसिडेंट को वोट करने वाले हैं, उसी प्रेसिडेंट को वोट करेंगे जिन्होंने उसको वहां तक पहुंचाया है। तो इसीलिए जो नॉमिनेट मेंबर्स हैं उनके यहाँ से कंसेप्ट ही हटाया हुआ है। तो यहाँ पे कौन वोट करने वाला है, सिर्फ जो भी इलेक्टेड मेंबर्स रहने वाले हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का क्यों करवाते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है, हमने कहा हेड ऑफ द स्टेट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया, वो पूरे इंडिया के सिटीजन है, या फिर वो तो हालांकि बाकी सभी हैं, लेकिन पूरे इंडिया के हेड आप ऐसा कह सकते हो। अब उनका जो इलेक्शन है, हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, यहाँ पे जो हेड है वो चुन के आता है, तो पूरे इंडिया चुनना चाहिए ना, चाहे इनडायरेक्ट मेथड है, लेकिन पूरे इंडिया की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। हाँ, लोकसभा में हम पूरे इंडिया से लोग आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, जो आप अपने एमएलए के वोट करते हो, चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वोटिंग करते हो, उनको भी तो आप लोग ही चुनते हो ना। तो यानी कि वहां पे भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जिनको आपने इलेक्ट करा है, वो सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स भी यहां पर क्या कर सकते हैं, वो सारे इलेक्टेड मेंबर्स भी वोट कर सकते हैं, ताकि हर इंसान का वहां पे पार्टिसिपेशन रहे। आपने स्टेट पे जिनको चुना है, यानी कि उनको आपने चुना है ना, तो उनको भी हक देना चाहिए कि प्रेसिडेंट को चुने, ताकि आपका यहाँ पे रोल रहे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। समझ क्यों? और यहाँ पे यूटीज को क्यों नहीं डाला, क्योंकि जो दिल्ली की बात क्यों, पुडुचेरी की बात क्यों, जम्मू कश्मीर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सीएम वगैरह भी होते हैं ना, तो यहाँ पे सीएम वगैरह भी होते, तो उनको भी चांस दिया वहां पर करने के लिए कि आपके यहाँ पर सीएम है, यानी कि आपके यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, आपके यहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं। अगर आपके यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं तो हम आपके लोगों को क्यों छोड़े वहां पे वोट करने के लिए, तो जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे आप भी वहां पे जाके वोट करो। इतना सिस्टम आपको समझ आ रहा होगा। तो यार इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, दो बात आपको समझ आ गई कि इलेक्शन की इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या आता है। तीसरा क्या है, बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब भी समझ लो, इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगी। इसका मतलब क्या है, पहले समझते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे आप वोट करने चाहते हो ना, या हम वोट करने जाते हैं, मैं वोट करने जाता हूं, तो हमारे सामने क्या है, 4-5 कैंडिडेट मान के सामने खड़े हैं, हम किसी एक को वोट करके आ जाएंगे, हमने इनको वोट कर दिया, कहानी खत्म। क्या आप ऐसे जाके करते हो कि दूसरे को वोट करो, तीसरे को वोट, नहीं ना, आप सिर्फ एक को वोट करके तो आ जाओगे, सिंपल से कहानी खत्म। आपकी जो वोट थी वो एक वोट गिनी जाएगी, दो आदमी गए थे, दो वोट गिनी जाएंगी। लेकिन जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उनके केस में ऐसा नहीं होता, एक वोट, जो एक पर्सन जाके वोट करेगा ना, उसकी वोट वैल्यू एक नहीं होती है। समझ क्यों? जैसे हम यहाँ पर हमारे जिस भी हम सिटी में रहते हैं, मान के चलो वहां की पॉपुलेशन है 80,000 पॉपुलेशन है, ठीक है, मान के चलो 80,000 लोग वोट देने जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो 80,000 वोट गिने जाएंगे। लेकिन इनके इलेक्शन में ऐसा नहीं होता, वही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इनके हिसाब में क्या होता है, इनके हिसाब में एक वोट की वैल्यू का मतलब अलग होता है। वो एक वोट कैसे निकालते हैं वो समझो। अगर हम बात करेंगे एमएलए की, एमएलए की वोट वैल्यू कितनी होती है वो कैसे निकालेंगे। एमएलए मतलब जो आपकी स्टेट में या यूटी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिनको आप जाके वोट करते हो अपने सीएम वगैरह बनाने के लिए, हम उन एमएलए की बात कर रहे हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके कंसेप्ट नहीं समझ आ रहे, आगे आपको और क्लियर समझ होंगे, क्योंकि वहां पर हमको डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। लेकिन शॉर्ट में समझो, जिनको आप वोट कर रहे हो ना, जिनको अपने एरिया के एमएलए को चुनते हो ताकि वो जाके सीएम वगैरह बनेगा आपके पार्टी का, हम उनकी बात कर रहे हैं। उनकी एक जो वोट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो कैसे निकालना होता है। उसको निकालने का तरीका है, उस स्टेट की पूरी पॉपुलेशन लिख लो ऊपर कितनी है, जो भी स्टेट, जैसे आप जम्मू कश्मीर की बात मान के चलो, जम्मू कश्मीर की जो पूरी पॉपुलेशन है वो यहां पे लिख दो, जम्मू कश्मीर कितनी पॉपुलेशन है ऊपर की तरफ लिख दिया। नीचे की तरफ लिख दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट। इस स्टेट में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, एग्जांपल के तो डिलिमिटेशन कमीशन में हमें नहीं पता कि फाइनल क्या होने वाला है, लेकिन मान के चलो कि 89 मेंबर, मान के चलो, क्या पता क्या होने वाला है, मान 89 मेंबर। इसको करने के बाद 1/1000 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आ रहा है, मान के चलो आंसर आ रहा है 8000, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1% की जो वोट वैल्यू है वो 8, हालांकि मान के चलो 8000 नहीं 800 मान के चल जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, 1% की जो वोट वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये कुछ भी आ सकता है आंसर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सॉल्व करने पे जो भी आएगा ना, 1% की वोट वैल्यू वो हो जाएगा, यानी कि एक नहीं रहेगी, वो 1% की वोट वैल्यू 800 के बराबर हो गई है। आगे समझ, ये होता है हमारे पास वैल्यू ऑफ एमएलए। सिर्फ 1% की मैं वोट वैल्यू बता रहा हूं, इतनी हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, पूरी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट।
टोटल कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 1/1000, इस फॉर्मूले से उस एक एमएलए की वोट वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो वो जो एक एमएलए वोट करेगा इसका मतलब इतनी वोट सीधे सीधे प्रेसिडेंट को पड़ गई है, समझ गए हो, इस तरीका होता है। और अगर हम बात करें एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकालनी है, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनकी वोट वैल्यू कैसे निकालनी है, सम ऑफ वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, जितने भी एमएलए थे उन सभी की वोट वैल्यू का सम कर दो। ये तो एक ही बताई ना, जितने भी एमएलए थे सबकी वोट वैल्यू का सम कर दो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस, दोनों हाउस के कितने मेंबर थे इलेक्टेड उनको डिवाइड कर लो। ऐसा करने पे जो है वो आपको एमपी की एक एमपी की वोट वैल्यू मिल जाएगी। और जो एक एमपी की वोट वैल्यू थी आज के टाइम पे वो 708 के करीब आती है। इतना फंडा क्लियर हो गया। एक एमपी की वोट वैल्यू कैसे आ गई ये आपको समझ आ गया होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक कितनी वैल्यू होती है वो पॉसिबल कैसे, पॉपुलेशन तो चेंज होती रहती है, हर बार पॉपुलेशन चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर है क्या सिस्टम, यहाँ पर जो हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट वगैरह, ये जो पॉपुलेशन ली जा रही है, जो 1971 का सेंसस था, 1971 में जो जनगणना हुई थी उस टाइम जो पॉपुलेशन थी उसको लिया जाता है यहाँ पर, समझ गए हो। और कहा गया था कि अब 2001 में चेंज करेंगे, लेकिन 84th अमेंडमेंट एक्ट आया था 2001 का, उसने इस जो चेंज जो सेंसस की बात करते हैं ना कि हम 2001 में चेंज करेंगे, इसकी डेट को एक्सटेंड करिए 2026, यानी कि 2026 तक जितने भी इलेक्शंस होते जाएंगे उन सभी में जो यहाँ पे पॉपुलेशन ले रहे हैं ना वो कौन सी ले रहे हैं, वो 1971 वाली ले रहे हैं। इसका मतलब सभी की वोट वैल्यू जो है सेम रहने वाली है तब तक, समझिए। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या, हाँ इलेक्टेड मेंबर्स चेंज होगा तो चेंजेस आ सकते हैं, अगर इलेक्टेड मेंबर चेंज नहीं होंगे तो ये वोट वैल्यू सेम रहने वाली, इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब जब ये चेंज हो जाएगा तो ये वोट वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसके करीब करीब रहती है, इतना समझ लेना। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। यानी कि देखो इलेक्शन का मेथड कैसा है, इनडायरेक्ट मेथड है, इलेक्टोरल कॉलेज होगा और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है ये भी समझ लो, यदि आपके लिए जरूरी बन जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है, इसको समझो। अब देखो जैसे आपको मैंने बताया ना, आप जब इलेक्शन के लिए जाते हो, अपने नॉर्मल इलेक्शन में जाते हो, आप किसी एक बंदे को वोट देके आ जाओगे, आपकी एक वोट एक के बराबर है, आपको भी दो वोट एक साथ ही दोगे कि मैं इसको भी वोट दूंगा इसको भी वोट दूंगा। लेकिन जब ये एमपीज की बात करो, एमएलए की बात कर लो, ये जब प्रेसिडेंट के लिए वोट देने जा रहे हैं, मान के चलो एक प्रेसिडेंट ये खड़े हुए हैं, ठीक है, एक प्रेसिडेंट ये वाले हैं, एक प्रेसिडेंट ये वाले हैं और एक प्रेसिडेंट ये वाले हैं, तीन प्रेसिडेंट खड़े हुए मान के चलो, ठीक है, तीन प्रेसिडेंट हमारे पास खड़े हुए हैं। अब जब यहां पर क्या करना है, वोटिंग करवानी है, तो अगर एक प्रेसिडेंट, अगर मैं ही कोई एमएलए, मैं ही कोई एमपी हूं, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पहली प्रेफरेंस जो है वो इनको देता हूं। अब ऐसे नहीं मैं इनको वोट देके आ जाऊंगा, ठीक है, बैलेट होता है, बैलेट के थ्रू वोट दी जाती है, वहां पर ईवीएम शीम को सिस्टम नहीं रहता है, सीक्रेट बैलेट वहां पर रहता है। लेकिन यहां पर क्या है, मैं इनको वोट करके नहीं आ जाऊंगा कि तीन मेंबर तो मैं सिर्फ इनको वोट करके आ गया, मुझे प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं मेरी जो पहली प्रेफरेंस है, पहली प्रेफरेंस ये कि ये प्रेसिडेंट बनने चाहिए। जैसे आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होता है वो कहा जाता है प्रेफरेंस भरो, आप क्या चाहते हो, पहला एग्जामिनेशन सेंटर कहां पर है, अगर यहां नहीं बनता तो दूसरे नंबर पे एग्जामिनेशन सेंटर कहां आना चाहिए, उसी तरीके से कहा जाता है। आप बताओ पहली प्रेफरेंस क्या है, मैं चाहता हूं पहले नंबर प्रेसिडेंट ये बने, मैं चाहता हूं कोई दूसरे अगर ये नहीं बन पाते हैं तो ये प्रेसिडेंट बनने चाहिए, मैंने सेकंड प्रेफरेंस इनको दे दी और लास्ट प्रेफरेंस इनको दे दी। जितने पर्सन होंगे उतनी प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेंगे, समझ गए हो, यानी आपको सबको वोट देनी पड़ती है, प्रेफरेंस का सिस्टम होता है। अब मान के चलो एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो हमारे पास जो भी जितनी भी वोट वैल्यू हमने बनाई ना, सभी वोट वैल्यू मिला के कितनी बनती है, 100 बनती है। हालांकि लाखों के हिसाब से बनती हैं वो, लेकिन हम 100 मान के चलते हैं कि सभी जो एमपीज एमएलए की मिला के जो वोट वैल्यू बनी है वो 100 के करीब बनी है। हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, जैसे एक हमने बोला 700-800 के करीब बनती है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि एमएलए एमपी सबके मिला के 100 वोट बनती हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब यहां पर क्या हुआ, इनको भी प्रेफरेंस मिली है, इनको भी प्रेफरेंस मिली और इनको भी प्रेफरेंस मिली है। प्रेफरेंस मान के चलो इस तरह से मिलती है कि इनको मिलती है 35 वोट, ठीक है, इनको मिलती है 45 वोट, कितने हो गए 45 मान 50 80 हो गए, बच के 20 वोट, 20 वोट इनको मिल गए, समझ गए। मतलब 35% लोग ऐसे थे, 35 लोग ऐसे थे जिन्होंने 45 लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली प्रेफरेंस इनको सिलेक्ट किया है, 35 लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि ये प्रेसिडेंट बने और 20 लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि वोट इनको मिले। इसका मतलब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि सिर्फ सबसे कम वोट किनको मिले हैं, सबसे कम वोट इनको मिले हैं, यानी कि इनका तो सिस्टम ही नहीं बनता कि ये प्रेसिडेंट बन सकेंगे। अब हम इनको हटा देंगे, समझ गए हो,
इनको हमने हटा दिया, जो इनको 20 वोट मिले थे अब इनको हम इन पे बांट देंगे, यानी कि इनको हमने यहां से एलिमिनेट कर दिया। समझियो, अगर 4% होते तो चारों में जिनको सबसे कम मिली होती हम उनको एलिमिनेट करके उनकी वोट का शेयर आगे बांट देते। तो जो इनको वोट मिली है, जो ये 20 लोगों ने पहली प्रेफरेंस किसको दी थी, सेकंड प्रेफरेंस किसको दी थी, हम वो कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब 20 लोगों ने पहली प्रेफरेंस तो इनको दी थी ना, इन्होंने सेकंड और थर्ड भी तो दी होगी, हम देखेंगे सेकंड किसको दिया, थर्ड किसको दिया है। अगर सेकंड प्रेफरेंस 20 में से 12 लोगों ने इनको दिया और 8 ने इनको दी है, इसका मतलब मेजॉरिटी इनके पास आ गई है। मेजॉरिटी क्या है, 50+1, मतलब 50% जितने भी वोट उसके 50% उसमें एक ऐड कर दो, इतने वोट कम से कम आने चाहिए। इनकी 50+1 आ गई ना। सिंपल सा फंडा क्या है, पहले तीनों को वोट मिली, जिसको सबसे कम मिली उनकी वोट हमने हटा दी, उनको पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दिए, उनकी वोट को यहाँ पे बांट दिया। अब जो हमने बांट दिया ना, इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि हमने उनकी वोट को ट्रांसफर कर दिया था। समझ क्यों, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया पहली काउंटिंग, पहला राउंड ऑफ काउंटिंग। अगर यहीं पे किसी को अगर मान लो 60 मिल जाती, वो तो वैसे जीत गए थे। अगर ऐसे नहीं होता, दूसरे स्टेप में हम जाएंगे, सेकंड राउंड पे जाएंगे, अगर वहां पर भी कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, थर्ड राउंड पे जाएंगे, ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे। ये मेथड होता है पूरा आपका, कि इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, इस हिसाब से वहां पे जो है हमारे प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट करे जाते हैं। इतना आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद करो उसमें किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि आने वाले लेक्चर्स में हम इसको वापस से कवर कर सकें। और जो यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, उस टेलीग्राम का लिंक जो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और JKPSI का क्रैश कोर्स जो है वो भी हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, AKS नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखो, ये आपको सारा समझ आ गया हमारे पास क्या सिस्टम है, पूरा वोटिंग वगैरह का सिस्टम है। आगे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, पावर्स की बात कर लेते हैं। पावर्स में देखो सिंपल सा फंड है, प्रेसिडेंट के पास कई सारी पावर होती हैं। जैसे हम बात करें नॉमिनेट करने की पावर्स कई सारी होती हैं। अगर हम एग्जांपल लेकर चलें, चेयरमैन की बात करो, यूपीएससी के बाकी मेंबर्स हैं, उनको अपॉइंट कौन करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। देखो, एक होता है अपॉइंट करना, एक होता है इलेक्ट करना, समझियो। जैसे इलेक्शन की बात करें, मिनिस्टर्स की बात, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे आप डायरेक्टली वोट करते हो, तो वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं, है ना, वो इलेक्शन में आगे इलेक्टेड हो गए। लेकिन अगर हम बात करेंगे उनको अपॉइंट कौन करता है, आपने तो वोट देके जिता दिया एमपीज वगैरह का, तो उन्होंने जाके अपना वो चुन लिया कि हाँ ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, वो तो इलेक्ट हो गए। लेकिन हाँ सब कुछ ओके हो गया, उनको अपॉइंट कौन करेगा, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे। तो इलेक्ट का मतलब है वोटिंग से इलेक्ट होना, अपॉइंट का मतलब है फॉर्मल तरीके से उनको अपॉइंट करना, तो वो अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे वो चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे, बाकी यूपीएससी के जो चेयरमैन और बाकी मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को भी वो अपॉइंट करेंगे, किसी को भी तो अपॉइंट नहीं कर सकते ना, जिनको वोट मिलेगी उनको अपॉइंट करेंगे। जो बाकी मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, उनको भी कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे बात याद रखना, जब हम इनके बारे में पढ़ते जाएंगे तब हम और कवर करते जाएंगे। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उनको बोलते हैं कि इनको अपॉइंट करो, फिर जाके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनको, समझ गो, इनकी सलाह लेते हैं। तो ऐसे कई सारे, जैसे अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे, हम पे थोड़ा और देख लेंगे। अटॉर्नी जनरल हो गए, ये क्या होते हैं हमारे लेक्चर्स में कवर करेंगे। कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, या बाकी जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के, या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हो गए, बाकी जज हो गए हाई कोर्ट के। या फिर आगे हम बात करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, या बाकी इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चीफ कमिश्नर हो गए यूटी वगैरह के, फाइनेंस कमीशन के मेंबर हो गए, लैंग्वेज कमीशन के मेंबर हो गए, बैकवर्ड कमीशन के मेंबर हो गए, माइनॉरिटीज के कमीशन हो गए। इन सभी के जो चेयरमैन या मेंबर है उनको कौन अपॉइंट करते हैं, सीधे सीधे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। या बाकी इंडियन एम्बेसडर्स हो गए, बाकी डिप्लोमेट्स हो गए, इन सभी को कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्स के, तो डिफेंस फोर्स के सुप्रीम कमांडर कौन है, हमारे प्रेसिडेंट ही हैं। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बोलते चलो वहां से समझते रहो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा लिखा हुआ है। यहाँ पे इनके पास पावर है, वो समन कर सकते हैं, मतलब अगर उनको ऐसा है कि वो पार्लियामेंट की बात करें, इनकी लोकसभा राज्यसभा के, वहाँ पे हम और डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ की मीटिंग बुला सकते हैं। अगर वहाँ पे मेजोरिटी नहीं मिलती किसी पार्टी को, उसको खत्म भी कर सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा के नए इलेक्शन करवाओ, ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है। दोनों हाउसेज की ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या करते हैं, आपको वहाँ राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करके भेजते हैं अपनी तरफ से, वो हम पार्लियामेंट में और पढ़ लेंगे इसके बारे में। कोई भी बिल है, जैसे हमने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पढ़ा था, पहले वो बिल थे ना, वो लोकसभा में, राज्यसभा में गया, फिर लोकसभा में गया, सब कुछ तो हो गया, लेकिन जब प्रेसिडेंट ने साइन किया तभी तो जाके वो कानून बना था। यानी कि इतनी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास ये वाली पावर है। फिर आगे बात करते हैं
पार्डन करने के पावर है, किसी को कोई सज़ा वगैरह मिली है उसकी सज़ा को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, सज़ा को चेंज कर सकते हैं, इस तरह से कई सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। इमरजेंसी के बारे में पढ़ा था, प्रेसिडेंट रूल जगता है, या फिर नेशनल इमरजेंसी होगी, स्टेट इमरजेंसी होगी, किसके पास पावर है लगाने की? प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन नॉमिनल पावर होती है, ये अपने हिसाब से नहीं करते, इनको सजेशन मिलती है, उन सजेशन के बेसिस पर ये काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे, हाँ किसी को प्रेसिडेंट वगैरह बनना है या वाइस प्रेसिडेंट बनना है, स्टार्टिंग में सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, 15,000 रुपये वहाँ पे देने होते हैं इलेक्शन लड़ने से पहले सिक्योरिटी के तौर पे। बाकी अगर हम बात करेंगे, आपको बताया ना जाकिर हुसैन ऐसे प्रेसिडेंट जिनकी डेथ हो गई थी, उनको विगिरे को कहा गया लेकिन उन्होंने रिजाइन दे दिया था, तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह बने थे। इसी तरीके से एक प्रेसिडेंट और फखरुद्दीन अली अहमद की बात करेंगे, उनकी भी ऑफिस में डेथ हो गई थी, उनकी जगह बीडी जेट्टी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, वो प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे थे। क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ आपको समझ आ रहा होगा। और प्रेसिडेंट की लिस्ट की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में भी आ जाएगी, लेकिन आपको ऐसे भी बता दूं, कंट्री के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, आप सभी को पता होगा। पहले वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? जाकिर हुसैन। पहले सिख प्रेसिडेंट कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। रामनाथ कोविंद कौन से 14 प्रेसिडेंट हैं? इतना भी आपको समझ आ रहा होगा। और जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी हम पढ़ चुके थे। मोरारजी देसाई जो है ऐसे, अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर हम आगे पढ़ लेंगे इनके बारे में। तो इतने कंसेप्ट आपको सारे समझ आ गए होंगे, प्रेसिडेंट की कहानी आपको सारी समझ आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो उसे शेयर जरूर करना। इंडियन पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। और JKPSI GK के नाम से भी प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे जाके भी वीडियोस को देख सकते हो। मुझे पता है वीडियो थोड़ी बड़ी होगी आज की। आगे चलते हैं, प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा? 63 है। अब इनके बारे में नॉर्मल बातें करते हैं, आर्टिकल सबको वैसे भी वहाँ पे मिल जाएंगे आराम से। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? प्रेसिडेंट के कितने थे? 35 साल। इनकी भी कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए। एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, जब हमने प्रेसिडेंट की बात की हमने कहा ये लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, लेकिन जब हम वाइस प्रेसिडेंट की तरफ गए हमने कहा ये राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। समझ गए? आगे चलते हैं। इलेक्शन मेथड सेम है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड था वैसे इनका इलेक्शन मेथड है। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन मेथड की बात करें आर्टिकल 66 आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज का डिफरेंस आता है। वो यहाँ पर क्या आता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो यहाँ पे पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स जो है वो वोट करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेट हो, सभी के सभी मेंबर्स पार्लियामेंट के वोट करेंगे। इस केस में सिर्फ इलेक्टेड कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्टेड नॉमिनेट यानी कि हर एक MP वहां पे वोट करेगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। लेकिन वहां पे स्टेट के लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है, मतलब MLA वगैरह वहां पे जाके वोट नहीं करने वाले। इतनी बात मेरे को समझनी होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे ओथ की बात करेंगे या रेजिग्नेशन की बात करेंगे। आर्टिकल 69 में इनके ओथ के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट को ये ओथ देंगे, प्रेसिडेंट के सामने प्रेसिडेंट शपथ दिलाएंगे, और रिजाइन करना होगा तो भी प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। 5 साल की टर्म रहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल रहा। इम्पीचमेंट के तरीके की बात करें, सिंपल सा है। इम्पीचमेंट का तरीका क्या है, पहले इनका इम्पीचमेंट क्या था, कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हो, लोकसभा में भी स्टार्ट करो, राज्यसभा कहीं पे भी स्टार्ट कर लो, लेकिन इनका इम्पीचमेंट करवाना है तो राज्यसभा से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे ये राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। लोकसभा में जैसे आप देखोगे वहां पे हम स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे, तो राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। राज्यसभा के चेयरमैन हमारी कंट्री जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ना, वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। इसीलिए अगर इनके इम्पीचमेंट का तरीका निकालना है, सबसे बेहतर तरीके से राज्यसभा समझेगा इन्होंने गलत करा है, तो इनका इम्पीचमेंट का तरीका जो स्टार्ट अगर करना है वो राज्यसभा से ही करना है। तो वहां पे इफेक्टिव मेजोरिटी के 50% से ज्यादा लोग बोलते हैं कि इन्होंने गलत काम करा है, आगे राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे उस दिन, जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे, अब उसके 50% वोट डालता है कि हाँ गलत है तो बाहर निकाल दिया जाएगा। यह इम्पीचमेंट का तरीका। इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताया ना कितनी उम्र होनी चाहिए, किसका मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे ओथ वगैरह, रिजाइन वगैरह। इनकी सैलरी कितनी है, जब चेंजेस हुए थे, चेंजेस होने के बाद 4 लाख रुपए पर महीना हो गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें, इनका भी है कि एक बार इलेक्ट हो गए तो दोबारा भी इलेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें, वो 2 बार इलेक्ट हुए थे, सेकंड टर्म पे इलेक्ट हुए थे। और कृष्ण कांत की बात करें, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जिनकी ऑफिस में डेथ हो गई थी। जैसे आपको यहाँ पर बताया था ना, फिर से बोल रहा हूँ, ऑफिस में डेथ होने का मतलब नहीं कि वो ऑफिस में थे, मतलब वो वाइस प्रेसिडेंट बने हुए थे तो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो वो कौन थे? कृष्ण कांत थे। आगे चलते हैं, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब टूर पे गए थे 15 दिन के USSR में, तब भी यहाँ पे जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें, उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट वहाँ पर एक्ट करा था। क्योंकि आपको कहा था ना, अगर ऐसे कोई कंडीशन आ जाती है कि जब वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे बनेंगे थोड़ी देर के लिए।
आगे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की बात करें, अब ये तो प्रेसिडेंट कवर कर लिया, वाइस प्रेसिडेंट कवर कर लिया, हम प्राइम मिनिस्टर की तरफ आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है इनके पास रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, यानी कि इसे कहा जाता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, उनके टाइम पे लिखा होता है डी ज्यूरो एग्जीक्यूटिव, मतलब इनके पास नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। जो सही अथॉरिटी है वो किसके पास है, सही डिसीजन कौन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर। इनको तो सिर्फ साइन करने होते हैं ना, तो सही पावर किसके पास है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। अगर हम बात करेंगे, ये हेड होते हैं गवर्नमेंट के, सरकार के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्हें अपॉइंट कौन करता है, इन्हें भाई अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट ही करेंगे। इलेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अपॉइंट की बात कर रहा हूँ। कौन करेगा कि हाँ आज को ये प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और इवन ये है कि इनकी कंडीशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करेंगे, ये लोकसभा राज्यसभा किसी के भी मेंबर होंगे ना, इनका था लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, इनका है राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। इनके से कोई कंडीशन नहीं है, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो चाहे राज्यसभा के मेंबर हो, उनको अपॉइंट कर दिया जा सकता है, वो एलिजिबल हैं। लेकिन अगर वो एमपी नहीं भी हैं, चाहे लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं भी हैं, तो भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उनको 6 महीने के बाद लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। इतना आपको समझ आ रहा होगा। सैलरी की बात करेंगे, 3 लाख रुपए महीने को सैलरी मिलती है, पर मंथ मिलती है। लोअर हाउस, जो लोकसभा की बात करते हैं, उसके ये लीडर भी होते हैं। और नीति आयोग की बात, जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, नीति आयोग है, उसके चेयरमैन भी होते हैं। कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 5 साल तक सरकार रहती है, आप सभी को पता है, यानी कि 5 साल का इनका टर्नओवर आता है। लेकिन क्या होता है, जैसे यहाँ पे इम्पीचमेंट पड़ा, यहाँ पे इम्पीचमेंट पड़ा, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर लगता है कुछ गलत हो रहा है तो सरकारें गिर जाती हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं ना, वो वोटिंग वगैरह होती है कि सरकार के खिलाफ में हम ऐसे वैसे करके, अगर मेजोरिटी में वोट वहाँ पर आती है, सरकार गिर जाती है, उसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी मोदी सरकार के टाइम पे भी निकाला गया था, बट वहाँ पर वो मोशन पास नहीं हुआ था, इसलिए उनकी सरकार भी बनी हुई है। तो जो पीएम इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से हार गए थे, वो कौन से थे वो भी देख लेते, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। वीपी सिंह 1990 में क्या हुआ था, नो कॉन्फिडेंस मोशन था, इसकी वजह से सरकार गिर गई थी। वाजपेयी की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करेंगे, 1996 में नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, 1 वोट से हारे थे, 1 वोट से। आगे एच.डी. देवगौड़ा की बात करें, 1997 में नो कॉन्फिडेंस मोशन से ये भी हार गए थे। तो उन प्राइम मिनिस्टर का नाम को पता होना चाहिए जो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से सरकार जिनकी गिर गई थी, वो कौन कौन थे। ऐसे जैसे कौन से प्रेसिडेंट ऑफिस में डेथ हो गई थी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में डेथ हो गई थी, वैसे प्राइम मिनिस्टर का भी पता होना चाहिए। जैसे अगर हम नेहरू की बात करेंगे, 1964 में डेथ हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर थे, डेथ हो गई थी। इंदिरा गांधी की बात करेंगे, आप सभी को पता है डेथ हो गई थी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी तो होते नहीं डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में थी, और जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के, वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो सबसे ज्यादा देर तक प्राइम मिनिस्टर बन के रहे हैं वो कौन नहीं, नेहरू की बात करेंगे। सबसे ज्यादा टेन्योर, सबसे बड़ा टेन्योर किसका था एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो जवाहरलाल नेहरू थे। और सबसे छोटा पीरियड किसका था, वाजपेयी जी का था, 13 दिन का टाइम पीरियड था। समझ गए। प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, इन सब के हेड होने के साथ साथ आपको मैंने बताया, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इसके भी हेड होते हैं। समझ गए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे आपको बताया ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का तो वो भी समझ लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्चुअली में क्या है, इसमें 3 कैटेगरीज के मिनिस्टर आते हैं। जैसे सबसे पहली कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी होती है, वो होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की कैटेगरी। समझ, जैसे हमने बोला ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके हेड कौन है, जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होंगे इसके हेड होंगे। लेकिन इसमें 3 तरह के मिनिस्टर आ रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी के मिनिस्टर यहाँ पर कौन आ रहे हैं, सबसे पहली कैटेगरी कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जैसे समझो ना, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इस तरह के जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं, कैबिनेट। आप देखते हैं कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक है, मतलब होम मिनिस्टर को बुलाया बैठक के लिए, डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया हुआ है, ये तो कैबिनेट की बैठक। जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं वो किस में आ गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स में आ गए। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसमें सबसे बड़ा इसका पार्ट क्या है, इसका सबसे बड़ा पार्ट क्या है, इसका सबसे बड़ा पार्ट है कैबिनेट मिनिस्टर। यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर इन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हैं तो इसके तो हेड होंगे। तो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में क्या है, सिंगल बंदे आ गए जिनको चार्ज, जैसे डिफेंस मिनिस्टर एक है, फॉरेन मिनिस्टर एक है, एजुकेशन मिनिस्टर एक है ना, इस तरह से करके ये डिफेंस मिनिस्टर हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर आ गया। उसके बाद क्या सेकंड पोजीशन में बात करेंगे, यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ जाएंगे। इनको असिस्ट करने के लिए क्या आ जाएंगे, MOS, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब ये कि स्टेट वगैरह से मिनिस्टर आ रहे हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब है, स्टेट आपको मतलब समझे थे, स्टेट का मतलब क्या था ना, वो स्टेट की हम बात करते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। अगर इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिला हुआ है तो वो क्या करेंगे, वो जो हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर हैं इनको हेल्प करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, समझ गए, इनको असिस्ट करेंगे।
अगर किसी वजह से, जैसे मान चुके हमारे पास क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है, किसी वजह से डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर नहीं है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो आगे इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे वो इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेंगे और डिफेंस मिनिस्टर के सारे काम वो करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपको कहा ना प्रेसिडेंट हट जाएंगे तो वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे, उसी तरीके से अगर कैबिनेट मिनिस्टर में जो मेन हेड है वो हट जाते हैं किसी भी वजह से, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेंगे और सारी पावर उनके पास आ जाएंगे, वो अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे उनको इनके अंडर काम करना पड़ेगा, यानी कि उनको असिस्ट करते रहेंगे। फर्स्ट पोजीशन आगे हमारे पास कौन सी, कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड पोजीशन आगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरे नंबर पर आएंगे हमारे पास जाएंगे डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर्स की बात करेंगे, वो आगे इनको असिस्ट करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, समझिए, क्योंकि डिसीजन लेते हैं बड़े बड़े डिसीजन, अकेले तो लेंगे नहीं डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर खुद भी बात करेंगे, वो भी बड़े डिसीजन अकेले नहीं लेंगे, उनको कैबिनेट सलाह देगा, कैबिनेट इनके सलाह लेगा, ये इनके सलाह लेगा, इस तरह से करके करके पूरी चेन बनती है और एक अच्छे डिसीजन वहां पर लिए जाते हैं, इस तरह से कह सकते हो। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, ये आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन पहले पहले क्या हुआ करता था, इसके नीचे एक पोजीशन और हुआ करती थी, उसको बोलते थे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज या सिंपल मिनिस्ट्री। 1967 को ये पोजीशन आई नहीं है, एक बार थी राजीव गांधी के टाइम पे आई थी, उसके बाद ये पोजीशन कभी आई ही नहीं है, ठीक है। जो अगर हम बात करते हैं 4 टाइम में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोजीशन आती है। ये जो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इन सभी को मिला के जो हेड है वो कौन है, वो हमारे कंट्री जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही हुआ करते हैं। और ये पूरे के पूरे कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, जो लोकसभा का स्ट्रेंथ है, लोकसभा की स्ट्रेंथ उसके 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए हो। अगर मान के चलो लोकसभा में 100 ही मेंबर हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कितने हम पढ़ेंगे, 500 कितने होते हैं, 600 होते हैं, कितने होते हैं, आने लेक्चर में कवर करेंगे। मान के चलो कि 100 ही मेंबर होते हैं वहाँ पे, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उसमें टोटल 15 से ज़्यादा बंदे नहीं होने चाहिए, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, समझ आ गए हो। जो भी मीटिंग वगैरह होंगे ना, वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर जाएंगे मीटिंग वगैरह में, मीटिंग करने के लिए। ये सारे आपस में कर सकते हैं, लेकिन जो जहाँ पे मीटिंग होगी ना, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह क्या करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। वीवी गिरी की बात करें, हाँ, अब मैं आपको बताया ना वोटिंग के बारे में, जैसे आपको बताया था प्रेफरेंस वगैरह दी जाती है, अगर जैसे इनको 40 वोट मिली, इनको 20 मिली, इनको 30 मिली, तो अब अगर इनकी वोट आगे बंट जाएगी, अब सेकंड राउंड आ गया। एक बार ऐसा हुआ था, क्योंकि जनरली क्या होता है, 2 ही बंदे खड़े होते हैं, 2 ही बंदे खड़े होते हैं, तो किसी एक को चुनना वो आसान हो जाएगा, किसी एक को तो 50 से ऊपर वोट मिल जाएगी, इस तरह से कवर करके हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या, एक बार क्या हुआ था, जो काउंटिंग वो सेकंड राउंड पे भी गई थी, वो वीवी गिरी के टाइम पे जो है वो सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग हुई थी। आगे चलते हैं, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी की बात करें, ये अनअपोज्ड जीत गए थे, मतलब जब ये खड़े होते इलेक्शन के लिए, इनके सामने कोई था ही नहीं, तो ये अनअपोज्ड जीत गए थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, आप भी सकते आने वाले टाइम पे। पीएम रहते कहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस क्या है, 7 लोक कल्याण मार्ग, इसका नाम पहले अलग हुआ करता, नाम चेंज कर दिया है, लोक कल्याण मार्ग दिल्ली, यहाँ पर जो है वो यहाँ पे रहा करते हैं। अब यहाँ पर जैसे प्रेसिडेंट की बात करें, राष्ट्रपति भवन में रहा करते हैं, ये लोक कल्याण मार्ग में रहा करते हैं। इसका नाम पहले कुछ हुआ करता था, अगर आपको पता है क्या नाम हुआ करता था तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो नाम चेंज करेंगे 2021 में, उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, वो जेके जो SIGK के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे वीडियोस ऐड करी गई हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर हम बात करें, ग्राउंड में जो उनकी गाड़ी चलती है उसका नाम क्या है, रेंज रोवर में बैठते हैं वो। अगर बाई एयर कहीं जाना तो बोइंग यूज़ करेंगे, 777 सीरीज यूज़ करेंगे। और अगर छोटे मोटे डिस्टेंस कवर करें, हेलीकॉप्टर को कौन सा यूज़ करते हैं, MI-8 यूज़ करते हैं। और जो पहला घेरा था प्रोटेक्शन का, वो कौन सा होता है, SPG स्पेशल प्रोटेक्शन वाला, जो हमारे पास SPG जो है इनकी प्रोटेक्शन के सबसे पहला ग्रुप जो बना के रखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। और अगर हम बात करें, मोरारजी देसाई ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो ऑफिस में रहते हुए जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे रेजिग्नेशन दे दिया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे ये बोले। तो ये सारा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। बाकी इसके बाद जो अटॉर्नी जनरल वगैरह हैं या पार्लियामेंट वगैरह है, बाकी सब कुछ हम आगे लेक्चर में कवर करेंगे। 2 लेक्चर और होंगे इस तरह के बड़े इंपॉर्टेंट, वो कवर कर लेना। पॉलिटी आपकी आज ज़्यादा खत्म हो जाएगी, जो बाकी लेक्चर में वो छोटे छोटे रहने वाले हैं। फिर से लाइट बंद होगी, लेकिन कोई टेंशन मत लो। वीडियो को एंड करते हैं, अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।